हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट इवन कोचिंग सेंटर। देखिए, हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे। गुप्त साम्राज्य के अंत के बाद अलग अलग साम्राज्य जो है वो उभर के आते हैं। अलग अलग साम्राज्य उभर के आते हैं, छोटे छोटे सामंती साम्राज्य जो है वो उभर के आते हैं। सामंतवाद खुद को, जो सामंती लोग होते हैं वो खुद को स्वतंत्र कह देते हैं और अपना एक अलग से साम्राज्य बना लेते हैं। तो इसी तरीके से हमने बहुत सारे वंश जो हैं वो पढ़े और बहुत सारे अभी और वंश छोटे छोटे पढ़ने बाकी हैं। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने परमार वंश के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो परमार वंश को करूंगी, पर उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन से वंश के बारे में हमें अभी और जानना है। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं जैसे मुखारिया है। ठीक है, वर्मा जो लोग हैं, वर्मा नाज का कौन सा क्षेत्र है, इधर वाले क्षेत्र में पुष्यभूति हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे पुष्यभूति हम लोगों ने पढ़ लिया है। कलचुरी हम अभी पढ़ेंगे। ये चालुक्य जो है, चालुक्य ये तो साउथ इंडिया के चालुक्य हैं, बादामी के अंदर। हम लोग इसको नॉर्थ इंडिया के अंदर चालुक्य जो है वो सोलंकी कहलाते हैं, गुजरात वाले रीजन में। हम उनको पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो और वल्लभी का जैसे मैत्राकाश गुजरात वाले क्षेत्र के अंदर ही ये भी उभर के आता है। ठीक है, तो ये अलग अलग, जैसे कलचुरी है, अलग अलग जो पुष्यभूति है, ये जितने भी छोटे छोटे सामंती थे उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, हमको परमार वंश के बारे में पढ़ना था। तो परमार वंश कहाँ है, एक बार देख लीजिए। ये परमार वंश जो है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वाले रीजन के अंदर फैला हुआ है। ये पूरा आपका परमार वंश है। और इस परमार वंश के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मालवा का परमार वंश के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या हुआ इसके अंदर, ये रीजन कौन सा है, मालवा है, मध्य प्रदेश वाला एरिया आ जाएगा, महाराष्ट्र का ईस्टर्न वाले साइड आ जाएगी। इसका फाउंडर कौन है, इसका फाउंडर उपेंद्र, या जिसको कहते हैं कृषराज, 9वीं सदी के अंदर इसकी स्थापना हो रही है। प्रारंभ में जो ये उपेंद्र थे ये गुर्जार प्रतिहारों के सामंत थे। गुर्जार प्रतिहार कौन है, ये लोग राजपूत की एक कैटेगरी है। ठीक है, इनके सामंतियों की तरह काम करते थे। सामंती पता है कौन होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक राजा हूं, मैं अपने अंडर आने वाले, अब दूर दूर तक मेरा साम्राज्य फैला हुआ है, तो दूर के राज्यों की मैं सारी लेखा जोखा नहीं रख सकती, मुझे दिक्कत होगी वहां का सब कुछ मेंटेन करने के लिए। तो मैं क्या करूं, मैं अपने अंडर आने वाले कुछ लोगों को ऐसा कह दूं कि इतना जमीन का टुकड़ा तुम्हारा है, तुम इसको कैसे भी मैनेज करो, यहाँ का रेवेन्यू कलेक्ट तुमको करना है, यहाँ की कृषि का लेखा जोखा तुमको रखना है, यहाँ का टैक्स कलेक्शन तुमको करना है, यहाँ की मिलिट्री तुमको मेंटेन करनी है, यहाँ के कानून तुमको मेंटेन करने हैं, यहाँ का प्रशासन तुमको देखना है, यहाँ का जुडिशरी सिस्टम तुमको देखना है। यानी जो पावर राजा की होती है, राजा एक छोटे से टुकड़े के लिए एक नया राजा बना देता है अपने ही क्षेत्र के अंदर। जैसे मान लीजिए ये पूरा एक साम्राज्य है, इस साम्राज्य में इतनी जमीन जो है किसी एक व्यक्ति को दे दी कि तुझे इस जमीन का सब कुछ तुझे देखना है। ठीक है, तुझे देखना है सब कुछ, यहाँ पे कैसे प्रशासन चल रहा है, कैसे कानून बन रहे हैं, कैसे जुडिशरी है, क्या टैक्स है, क्या रेवेन्यू है, सब कुछ तुझे देखना है। ये होते हैं सामंती। जो ये व्यक्ति होगा इसको हम कहेंगे ये सामंती है। यानी इसको राजा की पावर जो है वो अपने हाथ में आती हुई दिखती है। और एक वक्त ऐसा आता है जब इसको राजा कमजोर दिखता है तो ये खुद को स्वतंत्र घोषित कर देता है, खुद को स्वतंत्र घोषित कर देता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो जो ये थे परमार वंश जिसने स्थापना की, उपेंद्र या मैं कहूं कृषराज, ये कौन थे, ये गुर्जार प्रतिहारों के सामंत हैं। इनके अंदर अब प्रमुख शासकों की बात करें तो सबसे पहले है सियक। सियक या श्रीहर्ष जिसको कहते हैं, ये गुर्जार प्रतिहारों के सामंत हैं और इन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। इसने देखा कि गुर्जार प्रतिहार कन्नौज की लड़ाई में लड़ते 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 काफी कमजोर हो गया है और एक वक्त आया कि सियक ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और इसने अपनी राजधानी किसको बना लिया, उज्जैन को बना लिया, मध्य प्रदेश उज्जैन को बना लिया। ठीक है, बाद में उज्जैन की जो कैपिटल है वो धार में स्थानांतरित कर दिया। आप एक बार लोकेशन देख लीजिए कहाँ है धार। ठीक है, एक बार लोकेशन देख लीजिए, दिस इज उज्जैनी एंड दिस इज धार, दिस इज उज्जैनी एंड दिस इज धार। धार के अंदर जो लोकेशन है वो इसने अपनी कैपिटल की वो ट्रांसफर कर दी। ठीक है, प्रमुख शासक इसके अंदर और कौन कौन है, सियक तो इसका फाउंडर हो गया। अब प्रमुख शासक में एक आते हैं वाकपति मुंज। क्या नाम है, वाकपति मुंज, जो 973 से 995 एडी तक काम करते हैं। ये परमार वंश की शक्ति का उदय, जो पूरा परमार वंश था जो शक्तिशाली हुआ, वो इसी के समय में शक्तिशाली हुआ है। और इसको क्या क्या उपाधि मिली, श्री वल्लभ की, पृथ्वी वल्लभ की और अमोघ वर्ष की। ये 3 उपाधियां जो है वाकपति मुंज को मिली है। इसके बाद जो ये वाकपति मुंज थे ये कला और साहित्य के प्रेमी थे। इनके दरबार में बहुत सारे विद्वान हुए, जैसे हलायुद्ध, जैसे पद्मगुप्त, जैसे धनंजय, धनिक आदि। ये सब इसके समय में कला और साहित्य से रिलेटेड विद्वान लोग रहते थे। राजा भोज,
वाकपति मुंज के बाद आएंगे राजा भोज, जो 1000 से लेके 1055 एडी तक रहे। इनको उपाधि मिली कविराज की, नव संवाहर की और नव विक्रमादित्य की। कैपिटल इन्होंने अपनी धार ही रखी, जैसे सियक ने रखी थी, ठीक है, जैसे वाकपति मुंज ने रखी थी, इसने भी अपनी कैपिटल धार ही रखी। राजा भोज के नाम पे ही भोजपुर नगर बसाया गया, इसने अपने नाम पे भोजपुर नगर बसाया और भोजसर तालाब का भी निर्माण करवाया। बुक रिटन बाय भोज, इन्होंने 2 बुक्स लिखी। एक का नाम है आयुर्वेद सर्वस्व, जिसके अंदर आयुर्वेदा से रिलेटेड सारी बातें हैं, और दूसरी है समरांगण सूत्रधार, जो आर्किटेक्चर पे लिखी गई बुक है। समरांगण सूत्रधार जो आर्किटेक्चर पे लिखी गई बुक है, ठीक है। ये था आपका परमार वंश। परमार वंश के बाद अब एक नए वंश की और बात कर लेते हैं, जो है गुजरात का अनहिलवाड़ का चालुक्य वंश, ठीक है। जो गुजरात का चालुक्य वंश है वो बादामी के चालुक्य वंश से अलग है। जो ये चालुक्य वंश है ये अलग अलग क्षेत्रों में उभर रहा है। हम अभी नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, इसी के पैरेलल में साउथ इंडिया भी उभर रहा है। साउथ इंडिया के अंदर अलग अलग तरीके से साम्राज्य निकल रहे हैं। जब साउथ इंडिया की बात करेंगे तब वहां करेंगे संगम एज क्या था, विजयनगर एम्पायर क्या था, वहां पे बातें करेंगे। अभी हम सिर्फ नॉर्थ इंडिया को, उत्तर भारत को पढ़ रहे हैं। तो उत्तर भारत के अंदर गुजरात में जो चालुक्य होते हैं, जिनको कहते हैं सोलंकी, उनका साम्राज्य कैसा था उसको देखते हैं। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई ने बुक लिखी। इनके अनुसार ये क्या कहते हैं, ये ना बहुत ज्यादा अतिशोक्ति कर देते थे, मतलब बहुत बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखते थे। जैसे इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी है कि हाथी उठा के फेंक दिए, इतने शक्तिशाली थे, बहुत ही ज्यादा बढ़ा जाके एक्सेजरेट कर देते थे किसी भी बात को। तो जो ये चंदबरदाई हैं, उन्होंने कहा कि जो सोलंकी है, यानी ये भी एक राजपूतों की कैटेगरी है। जो राजपूतों की कम्युनिटी है ये अग्निकुंड से आई है। जब धरती पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया था, तो महाराज वशिष्ठ ने, गुरु वशिष्ठ ने ये पहाड़ी पे यज्ञ किया और उस यज्ञ से 4 कम्युनिटी निकल के आती है, उनमें से एक सोलंकी थे, ऐसा इन्होंने कहा अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई है। वृहत संहिता के अनुसार, जो वृहत संहिता किसने लिखी, ब्रह्म मिहिर ने लिखी, इन्होंने कहा ये शूलिक जाति के हैं। किनके हैं, शूलिक जाति। चंदबरदाई कह रहे हैं कि इनका जन्म अग्निकुंड से हुआ, और ब्रह्महिर कह रहे हैं बृहत संहिता के अंदर कि ये शूलिक जाति के हैं। क्षेत्र कौन सा है इनका, गुजरात है। फाउंडर कौन है, मूलराज वन है। तो इस सोलंकी वंश, या मैं कहूं गुजरात के चालुक्य वंश के फाउंडर कौन है, मूलराज वन। कैपिटल क्या है, अनहिलवाड़, नियर गुजरात, ठीक है। ये जैन धर्म के फॉलोअर थे। प्रमुख शासक इनमें कौन कौन है, सबसे शक्तिशाली भीमवन, 1022 से लेके 1064 एडी। इसी के समय में ही सोमनाथ के टेंपल पे आक्रमण होता है। अरब के इन्वेजन्स भी आ रहे हैं, मुस्लिम इन्वेजन भी अब इस समय में शुरू हो गए हैं। तो जो ये लेटर गुप्ता पीरियड है, इसको आप अर्ली मेडिवल एज भी कह सकते हो, यानी कि मध्यकालीन से पहले वाला एज आप कह सकते हो। मतलब धीरे 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 अब जब मुस्लिम के इन्वेजन भारत में बढ़ते रहेंगे तो वो मध्यकालीन के अंदर चलता जाएगा, ठीक है। तो भीमवन जो है इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, जिसके समय में सोमनाथ के टेंपल पे अटैक होता है। इसके समय में गजनी का अटैक होता है 1025 में, ठीक है। गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा और उसको नष्ट कर दिया था। बाद में भीमवन ने इसको दोबारा से मेंटेन करवाया था। भीमवन के सेनापति जो विमल शाह है, भीमवन ने नहीं, भीमवन के सेनापति विमल शाह ने माउंट आबू राजस्थान पर जैन मंदिर यानी दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया। दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण कराया, जो एक फेमस टेंपल है जैन धर्म से रिलेटेड। तो आपको याद ये रखना है कि भीमवन के सेनापति ने इसका निर्माण करवाया था, भीमवन ने नहीं करवाया है, विमल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये बात थी भीमवन के अंदर। आपको याद क्या रखना है, सबसे शक्तिशाली था सोलंकियों में। दूसरा, इसके समय में सोमनाथ के मंदिर जो है उसके ऊपर गजनी ने अटैक किया था, सोमनाथ के मंदिर को नष्ट कर दिया था। और तीसरा आपको याद रखना है कि इसके सेनापति विमल शाह ने दिलवाड़ा जैन टेंपल का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो जयसिंह सिद्धराज अब सोलंकियों में दूसरे राजा आते हैं। 1094 से 1143 एडी तक इनका कार्यकाल है। इनको उपाधि मिली सिद्धराज की। ये शिव धर्म के फॉलोअर हैं और इनके दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र रहते थे। जैन धर्म के फॉलोअर हैं तो इनके दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र जो हैं वो रहते थे, ठीक है। अब इसके बाद राजा आएंगे कुमारपाल। अब कुमारपाल को हेमचंद्र दीक्षा देंगे जैन धर्म की, ठीक है। 1143 एडी से 1172 एडी कुमारपाल को हेमचंद्र ने जैन धर्म की दीक्षा दी। और ये अहिंसा प्रिय शासक हैं। सारे जैन फॉलोअर अहिंसा प्रिय तो होते ही हैं। तो ये अहिंसा प्रिय शासक है। इवन इसने अपने साम्राज्य के अंदर जो पशुओं की बलि होती थी, पशुओं को भी काटना पीटना बंद कर दिया था, इतने ज्यादा अहिंसा प्रिय थे ये। इनको उपाधि मिली परम अरहंत की।
उपाधि क्या मिली? परम अरहंत की। इनके लिए एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई, मैं ऑटो नहीं कहूंगी, बायोग्राफी लिखी गई। किसने लिखी? वो जय सिंह सूरी ने, और नाम क्या है उसका? कुमारपाल चरित। कुमारपाल चरित बुक का नाम है, जिसके अंदर कुमारपाल से रिलेटेड सारी बातें हैं। ये बुक बायोग्राफी है। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है? जहां पे उसके जीवन के बारे में सारी बातें लिखी गई है। ये बुक किसने लिखी? ये जय सिंह सूरी ने लिखी, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे अजयपाल। अजयपाल का शासन कब से कब तक रहा? 1172 से 1176 एडी, यानी 4 साल इन्होंने किया। इन्होंने जैन धर्म और शैव धर्म के फ्लोर के बीच संघर्ष देखा है। इनके ही शासनकाल में जैन धर्म और शिव धर्म दोनों के बीच में संघर्ष चलता है, और जिसमें बहुत सारे जैन मंदिरों को नष्ट कर दिया गया और बहुत सारे जैन साधुओं की हत्या भी कर दी गई शिव धर्म के लोगों के द्वारा। शिव धर्म के लोगों ने बहुत सारे जैन धर्म के साधुओं की हत्या कर दी और जैन धर्म के मंदिरों को नष्ट कर दिया था। ये लड़ाई जब हो रही थी उस समय राजा कौन था? अजयपाल था। फिर उसके बाद आते हैं मूलराज 2। मूलराज 1 कौन है? इसके फाउंडर हैं। अब राजा आते हैं मूलराज 2, जो 1176 से 1178 एडी तक काम करते हैं। इसके समय में मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है। भीम 1 के समय में गजनी का 1025 एडी में, और इनके समय में मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है 1178 एडी में, ठीक है। और इसने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, और इसने हरा दिया था, इसके समय में मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। लेकिन उस लड़ाई को लड़ा किसने? मूलराज 2 खुद लड़ने नहीं गए थे। लड़ाई किसने की? भीम 2 ने लड़ाई की थी। लड़ाई किसने की? भीम 2 ने। राजा कौन था उस समय? मूलराज 2। राजा खुद लड़ने नहीं गया था, उसने भीम 2 को भेजा था कि मोहम्मद गोरी से लड़। भीम 2 ने मोहम्मद गोरी को हराया। हराने के बाद फिर भीम 2 को ही नया राजा बना दिया गया। भीम 2 1178 से 1195 एडी तक रहे, और इस वंश के, यानी सोलंकी वंश के, चालुक्य वंश के, जो गुजरात के अंदर है, उसके अंतिम शासक रहे। 1195 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको हरा दिया और अनहिलवार पर कब्जा कर दिया। इस समय तक तराइन का युद्ध हो चुका है, दोनों तराइन की लड़ाई हो चुकी है, आपको पता है। और यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने भीम 2 को हरा दिया और अनहिलवार पर कब्जा कर दिया। मतलब आप देख रहे हो मुस्लिमों का इन्वेजन जो है वो शुरू हो गया है, ठीक है, और वो जीतने भी लगे हैं। अब हम बात करते हैं गोंड वंश की, जो बंगाल के अंदर आता है। गोंड वंश, जिसके फाउंडर कौन है? शशांक। शशांक के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था हर्षवर्धन के समय में। तो जो ये शशांक है 600 से 620 एडी तक रहते हैं, और इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे जब हर्षवर्धन थे। जब भारत के अंदर हर्षवर्धन यानी वर्धन डायनेस्टी का निर्माण हो रहा था, उस समय शशांक भी एक शक्तिशाली राजा थे गोंड वंश के। हर्ष ने इनको हराया। आपको याद है, इन्होंने हर्ष के भाई की हत्या कर दी थी। अपनी भाई की हत्या का बदला लेने के लिए हर्षवर्धन ने इसको हराया था और इसकी हत्या की, शशांक को मार दिया था, ठीक है। इतिहास का सबसे घटिया राजा माना जाता है शशांक को, सबसे निकृष्ट, सबसे घटिया राजा माना जाता है। बौद्ध धर्म का विरोधी था ये। बौद्ध धर्म अच्छा नहीं लगता था, इसने बहुत सारे बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया था, बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया था, बोधि वृक्ष को उखड़वा दिया था और फिर वहां पे आग जला दी थी ताकि फिर से बोधि वृक्ष उग ना आए। तो बोधि वृक्ष को उखड़वा दिया था, जला दिया था। इस वंश की समाप्ति के बाद बंगाल में अब एक नया साम्राज्य पाल वंश की स्थापना हो जाती है, और पाल वंश हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जहां पे जो इसके सामंती थे गोपाला पाल वंश की नींव रखेंगे, ठीक है, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद आ जाता है वल्लभी का मैत्रिक वंश, जो सौराष्ट्र गुजरात के रीजन के अंदर बनता है। यहाँ के फाउंडर कौन है? भट्टारक। फाउंडर कौन है? भट्टारक, ठीक है। वल्लभी का मैत्रिक वंश, भट्टारक यहाँ के फाउंडर हैं। ये गुप्तों के सामंत थे, गुप्त राज्य में गुप्तों के सामंत थे, और बाद में इन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया खुद को। कैपिटल इन्होंने क्या बनाया? वल्लभी। अगर आप लोकेशन देखना चाहते हो तो देख लीजिए, वल्लभी इन्होंने कैपिटल बनाया, यहां आप देख सकते हो। ये है वल्लभी के मैत्रकाज, और वल्लभी यहाँ पे है, ठीक है, सौराष्ट्र रीजन के अंदर है। उज्जैन यहाँ पे है, ठीक है, विदिशा यहाँ पे है, प्रयाग यहाँ पे है, पाटलिपुत्र यहाँ पे है, अयोध्या यहाँ पे है, कन्नौज यहाँ पे है, जहाँ पे 200 साल तक लड़ाई चलती रही। ये कुछ लोकेशन है जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। एक आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे क्या है। याद एग्जैक्टली भी ना हो तो कोई बात नहीं, बट एक आइडिया तो होना चाहिए आपको, ठीक है। अब वल्लभी का मैत्रिक वंश हम पढ़ रहे हैं। वल्लभी का मैत्रिक वंश, रीजन कौन सा है? रीजन है सौराष्ट्र रीजन, ठीक है, सौराष्ट्र रीजन गुजरात का। फाउंडर है भट्टारक, और ये क्या है? ये गुप्तों के, एक मिनट स्टूडेंट्स,
ये गुप्तों के सामंत हैं, ठीक है, गुप्तों के सामंत हैं। बाद में इन्होंने स्वयं को घोषित कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया और वल्लभी इन्होंने खुद की राजधानी बना ली। ध्रुवसेन टू काफी शक्तिशाली, ध्रुवसेन टू इनके समय में शक्तिशाली शासक हैं। हर्षवर्धन ने ध्रुवसेन टू को पराजित किया था और हर्षवर्धन ने इसको पराजित करके अपनी बेटी की शादी ध्रुवसेन टू से कर दी थी। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर सीजीएल में पूछा भी हुआ है। कलचुरी, उसके बाद अगला आ जाता है कलचुरी, जिसको चेदी वंश कहते हैं। इसके फाउंडर है कोकाला वन। कैपिटल क्या है? त्रिपुरी, ठीक है। गांगे देव इसके फेमस शासक है। इस वंश का प्रतापी राजा है। उपाधि क्या मिली इनको? विक्रमादित्य की। और 12वीं सदी के समाप्त होते होते अज्ञात कारणों से इस वंश का जो है वो पतन हो जाता है। कलचुरी में आपको सिर्फ इसका फाउंडर याद रखना है और इसकी लोकेशन याद रखनी है, ठीक है। कैपिटल क्या है? त्रिपुरी। चेदी वंश इसको कहते हैं। उसके बाद ओलिकर वंश आया था मालवा रीजन के अंदर। फाउंडर कौन थे? आदित्यवर्धन, गुप्तों के सामंत थे। और 490 एडी में खुद को स्वतंत्र घोषित करके इसने अपनी कैपिटल रखा था मंदसौर को। किसको अपनी कैपिटल रखा? मंदसौर को। ये ना भी याद हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको यूं पता होना चाहिए नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड है। फिर उसके बाद अब एक बात को समझना, हम ये पूरा समय क्या पढ़ रहे हैं? अभी मेडिवल शुरू होगा, मध्यकालीन शुरू नहीं हुआ है। हम एंशिएंट इंडिया के बिल्कुल लास्ट पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। जो भी वर्धन वंश था, अलग अलग सामंतों की हम लोगों ने पावर्स देख ली, अलग अलग राज्य देख लिए अलग अलग जगह पे। अब अरबों का इन्वेजन जो है वो शुरू हो चुका है, मुस्लिमों का इन्वेजन जो है शुरू हो चुका है। अब तक जितने भी अटैक हुए थे ना, जितने भी अटैक हुए थे, उन्होंने महिलाओं को छुआ नहीं था, उन्होंने भारत की महिलाओं का तिरस्कार नहीं किया था, महिलाओं को कुछ नहीं किया था। लेकिन जब ये मुसलमान आते हैं, ये यहाँ से अपनी जो भारत की महिलाएं हैं उनको उठा उठा के ले जाते हैं और वहां पे इनका देह व्यापार करने लगे थे। यानी कि जब मुस्लिम का इन्वेजन भारत में बढ़ता है तो महिलाओं की दशा जो है वो बहुत ज्यादा दयनीय हो जाती है, बहुत ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन में वो पहुंच जाते हैं। तो ये वो समय है, आप इसको उत्तर गुप्ता काल कह दो, आप इसको अर्ली मध्यकालीन फेज कह दो, ठीक है, अर्ली मेडिवल फेज कह दो, या आप इसको राजपूत फेज कह दो, क्योंकि इसके समय में 4 फेजेस के अंदर राजपूतों का निर्माण होता है। जैसे आप देखोगे चालुक्य हैं गुजरात के, बादामी के, ठीक है। आप इसको राजपूत फेज भी कह सकते हो क्योंकि ज्यादातर सामंती लोग राजपूत थे, ठीक है। तो इनमें से तीनों का ही नाम कुछ भी कह दो आप, पर समय क्या चलेगा? 550 एडी से 1206 एडी, और हम सिर्फ नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं। अब जितने भी प्रमुख शासक थे वो हम लोगों ने देख लिए, जितने भी प्रमुख राजवंश थे ये हमने देख लिया। अब हमको ये देखना है कि इस समय में प्रमुख विशेषताएं क्या है, एडवांटेज या मैं कहूं फीचर्स क्या है इस साम्राज्य में। अब जो भी ये समय चल रहा है यहाँ पे फीचर्स क्या है, राजपूतों के उदय से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं, थ्योरीज कौन कौन सी है, कौन क्या कहता है। कोई कहता है अग्निकुंड से आए हैं, कोई कहता है क्षत्रिय जाति के हैं, कोई कहता है कि क्षुद्र जाति के हैं, कोई कहता है शूलिक जाति के हैं, सब अलग अलग बोलते हैं। तो कौन किसके बारे में क्या कह रहा है, राजपूतों के उदय के बारे में उसकी बात करेंगे। फिर अपने को यह देखना है कि ये फ्यूडलिज्म क्या होता है, सामंतवाद क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म क्या होता है फिर हमें यह समझना है, ठीक है। फिर हमें यह जानना है कि यहाँ की सोसाइटी, यहाँ की इकोनॉमिक्स, यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, फिर यहाँ के रिलीजियस सिस्टम कैसा था, और यहाँ की कला और संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर कैसा है। इन सब चीजों के बारे में अब हमें डिटेल में डिस्कशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं। ये वो समय चल रहा है उत्तर गुप्ता यानी गुप्त वंश की जो है लगभग खत्म ही हो चुका है, गुप्तों का पतन हो चुका है, डेक्लाइनेशन हो चुका है गुप्ता डायनेस्टी का। केंद्रीकृत व शक्तिशाली सत्ता अब नहीं है, क्योंकि जो ऊपर राजा है वो क्या कर रहा है, सामंतों को अपनी पावर्स बांट रहा है कि तुम इस क्षेत्र को संभाल लो, तुम इस क्षेत्र को संभाल लो। यानी सारी पावर अब राजा के हाथ में नहीं है, राजा तो खुद इनके अधीन हो गया है, ठीक है। तो ये अपनी शक्ति का विकेंद्रीकरण कर रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन कर रहा है, राजा अपनी शक्तियों का डिसेंट्रलाइजेशन कर रहा है, ठीक है। शक्तिशाली सत्ता अब नहीं रही, इसी वजह से अटैक्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे राजपूत साम्राज्य जो है वो उभर के आते हैं और ये सारे के सारे राजपूत साम्राज्य जो है वो आपस में ही लड़ने लगते हैं, आपस में ही लड़ते रहते हैं। जितने भी ये राजपूत साम्राज्य जो है उनका उदय होता है, यानी सेंट्रलाइजेशन का अभाव है। आप समझना, अभी सामंतवाद में मैं इसको डिटेल में बताती हूँ। छोटे छोटे राजपूत राज्यों का उदय हो रहा है, ठीक है। इमर्जेंस ऑफ स्मॉल राजपूत डायनेस्टी, इमर्जेंस ऑफ स्मॉल राजपूत डायनेस्टी, छोटे छोटे राजपूत साम्राज्य की जो है वो उदय होता जा रहा है, ठीक है। सामंतवाद का उदय होता जा रहा है। क्या कह रहे हैं सामंतवाद, किसको कह रहे हैं अभी समझेंगे। और इस्लाम का आक्रमण जो है वो भी प्रारंभ हो चुका है। ये सारे फीचर्स जो है ये 550 से लेके 1206 एडी के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। अब
हमें क्या देखना है कि कौन कौन सी थ्योरीज रिलेटेड हैं राजपूतों के उदय से संबंधित, कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो ऐसा कहती हैं कि राजपूत ऐसे आए थे वैसे आए थे, कैसे आए थे समझो। बी आर भंडारकर जो है वो कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति क्षत्रियों से हुई है। तो प्रश्न ये आया कि अगर इनकी उत्पत्ति क्षत्रियों से हुई है तो फिर इन्होंने खुद को राजपूत क्यों कहा, इन्होंने क्षत्रिय ही क्यों नहीं कहा खुद को, इन्होंने अलग से वंश क्यों बना लिया खुद का, कोई कह रहा है परमार वंश, कोई कह रहा है चालुक्य वंश, तो ये अलग अलग वंश क्यों बनाए, इन्होंने क्षत्रिय वंश क्यों नहीं कहा खुद को। पहली तो ये सोच है। दूसरा है गौरी शंकर झा, वो कहते हैं ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति हुई है। अगर ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति हुई है तो ब्राह्मण तो कभी लड़ाई करते ही नहीं, वो तो हिंसा करते ही नहीं, लड़ाई करेंगे ही नहीं, ब्राह्मण तो लड़ाई करेंगे नहीं, लेकिन राजपूत तो खूब जी लगा के लड़ रहे हैं, तो ये भी बात नहीं जमी। फिर ईश्वर प्रसाद कहते हैं विदेशी उत्पत्ति हुई है। अब विदेश से बहुत सारे लोग आए हैं, हुण आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, आर्यंस लोग आए हैं, इंडो यवन लोग आए हैं, लेकिन उनमें से किसी से भी इनकी वेशभूषा नहीं मिलती, किसी से भी इनकी सोच, इनके आचार विचार नहीं मिलते, तो हम नहीं कह सकते कि इनकी उत्पत्ति विदेशी से हुई है। कुछ कहते हैं कि विभिन्न वर्णों के हाइब्रिडाइजेशन से हुई है, विभिन्न वर्णों के मिश्रण से इनकी उत्पत्ति हुई है। ज्यादातर लोगों का ये मत है और ऐसा माना भी जा सकता है, क्योंकि आप देखो जब मुस्लिम इन्वेजन भारत में हो रहा है, जब मुस्लिम लोग जो है वो इंडिया में आ रहे हैं, यहाँ की महिलाओं को उठा उठा के ले जा रहे हैं या यहाँ की महिलाओं से शारीरिक संबंध बना रहे हैं, तो जो अब नई पीढ़ी पैदा होगी उनके अंदर बहुत अलग से ही एक जीन उभर के आएगा। आप देखोगे अलग अलग जो विदेशी लोग हैं वो भारत में आक्रमण करते हैं और भारत में महिलाओं पे कब्जा कर रहे हैं या किसी तरीके से मैरिटल रिलेशंस बन रहे हैं, ठीक है, वैवाहिक संबंध बन रहे हैं। जैसे अलेक्जेंडर की जब टीम आई थी भारत के अंदर, तो एक वैवाहिक संबंध बन रहे हैं भारत की महिलाओं के साथ। तो जब संबंध बनेंगे तो जो पीढ़ी आगे पैदा होगी उनके अंदर कुछ बदलाव, उनके अंदर कुछ जीन्स के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब यही कहा जा रहा है कि विभिन्न वर्णों के हाइब्रिडाइजेशन से फिर इन राजपूतों का जन्म हुआ है, पर कैसे हुआ है नहीं पता। अब चंदबर दाई ने एक बुक लिखी पृथ्वीराज रासो, ठीक है। इस पृथ्वीराज रासो के अंदर उन्होंने क्या लिखा है कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। आबू पर्वत, माउंट आबू जो है, वहां पे महर्षि वशिष्ठ ने 4 राजपूतों को जन्म दिया। कैसे दिया? क्योंकि धरती पे बहुत सारा पाप बढ़ता जा रहा था, हिंसा बढ़ती जा रही थी, तो राजपूतों की जरूरत हुई और इन्होंने अग्निकुंड 20 मिनट अब मतलब जो ये है, आबू पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ ने 4 राजपूतों को जन्म दिया है, 4 राजपूतों को जन्म दिया है। 4 राजपूत कौन कौन से थे? गुर्जार प्रतिहार जो हमने पढ़े, फिर चौहान, फिर परमार और फिर चालुक्य, गुजरात वाले जिनको सोलंकी कह रहे हैं। ऐसी बात पृथ्वीराज रासो बुक में चंदबरदाई ने लिखी है कि क्योंकि धरती के ऊपर पाप बढ़ता जा रहा था तो राजपूतों की जरूरत हुई, जबकि राजपूत एक बिगड़ा हुआ रूप है राजपुत्र का, राजपुत्र से शब्द बिगड़ बिगड़ के ये राजपूत बन गया, ऐसा माना जाता है ये राजा के पुत्र हैं, यानी कि पुत्र है। उसके बाद हमने अभी देखा था कि कन्नौज जो है वहां पे 3 पावर्स जो है लगातार 3 पावर जो है लगातार 200 साल तक लड़ती रहती है। ये 3 पावर कौन सी थी? पाल था, प्रतिहार था और राष्ट्रकूट है। इन शासकों के बीच जो है कन्नौज का ट्राइलेटरल संघर्ष वो चलता रहता है। पाल के बीच में, प्रतिहार के बीच में और राष्ट्रकूट के बीच में लड़ाइयां जो है वो चलती रहती है, ठीक है। इस कन्नौज पे क्यों लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो ये एक बहुत ही फर्टाइल लैंड की जगह है, ये गंगा यमुना का दोआब है, मतलब ये एक ऐसी जमीन है जहां पे लैंड बहुत फर्टाइल है, बहुत ज्यादा उपज यहाँ पे होती है, यानी एग्रीकल्चर में बहुत पैसा बन सकता है। पहली वजह तो ये थी। दूसरा, यहाँ पे ट्रेड बहुत अच्छा था, ट्रेड बहुत अच्छा था, यहाँ पे फाइनेंस बहुत अच्छा था, यहाँ पे मिनरल्स बहुत सारे थे, खनिज बहुत सारे थे। इस वजह से अच्छा, और ये एक ऐसी लोकेशन पे था कि आप चारों तरफ व्यापार को बढ़ा सकते हो, जिसकी वजह से हर किंगडम यही चाहता था, हर राज्य, हर साम्राज्य यही चाहता था कि कन्नौज हमारा हो। तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच लगभग 200 साल तक लड़ाई चली। अब 200 साल लगातार नहीं, 50 साल के बाद फिर लड़ाई शुरू होगी, फिर लड़ाई शुरू होगी। अंत में विजयी कौन हुए? अंत में विजयी गुर्जार प्रतिहार लोग जो है वो यहाँ पे विजयी हुए। 4 फेजेस में ये लड़ाई चलती है। अब बात समझते हैं कि फ्यूडलिज्म क्या होता है, ठीक है। फ्यूडलिज्म क्या होता है ये समझो। जैसे ये एक राजा है, ये क्या है? ये एक राजा का साम्राज्य है। ये साम्राज्य इतना बड़ा है कि जो किंग बैठा है उसको यहाँ पे पता ही नहीं क्या हो रहा है,
इसके सीमांत राज्यों का, इसके फ्रंटियर स्टेट का इसको पता ही नहीं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, अब नहीं पता होगा तो वहां पे प्रशासन की कमी होगी, प्रशासन की कमी होगी, प्रशासन की कमी होने की वजह से वहां के लोग राजा के प्रति विद्रोह भी कर सकते हैं। अब इस विद्रोह से बचने के लिए राजा ने क्या किया, अपने अंडर आने वाले कुछ वर्गों को या कुछ व्यक्तियों को, कुछ वर्गों को या कुछ व्यक्तियों को या कुछ मंदिर के अधिकारियों को, मंदिर के पुजारी, मंदिर के ब्राह्मण जो होते थे, उन लोगों को क्या किया, यहाँ की जमीन सौंप दी। कहा कि इतने एरिया में व्यक्ति वन यानी पर्सन वन जो है वो काम देखेगा, इतने एरिया में पर्सन टू काम देखेगा, इतने एरिया में पर्सन थ्री काम देखेगा। कैसे काम? चाहे यहाँ पे लेजिस्लेटिव यानी कि कानून बनाने से संबंधित कोई काम हो, चाहे उसको इम्प्लीमेंट करने से संबंधित कोई काम हो, भाई कानून लागू कैसे होगा, चाहे यहाँ पे कोई जुडिशरी से संबंधित यानी न्यायपालिका से संबंधित कोई काम हो, ठीक है, चाहे यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन यानी कि पैसा इकट्ठा करने से संबंधित कोई काम हो, चाहे यहाँ पे टैक्स रिलेटेड कोई काम हो, कैसा भी काम हो, चाहे यहाँ पे आर्मी मेंटेन करने की बात हो, कैसा भी काम हो, ये सामंती अपने अपने क्षेत्र के अंदर संभाल लेंगे। ठीक है, ये था सामंतवाद। जिस व्यक्ति को ये पावर दी जाती थी किसी एक पर्टिकुलर लैंड के लिए, उसको ही कहते थे वो वहां का सामंत है। मतलब इस सामंत को आप ऐसा कह सकते हो वो इस क्षेत्र का राजा बन गया है। कोई सामंत इस क्षेत्र का राजा बन गया है, फिर कोई और व्यक्ति इस क्षेत्र का राजा बन गया है। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हो ये जो सामंतवाद है ये धीरे धीरे उभर के आ रहा है, क्योंकि साम्राज्य बहुत बड़ा है राजा का। इसी को ही कहते हैं कि राजा ने अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया, यानी विकेंद्रीकृत। अब एक जगह केंद्रीकृत नहीं है शक्तियां, शक्तियों को बांट दिया गया, शक्तियों को बाकी लोगों के बीच में भी बांट दिया गया। अब राजा की खुद की आर्मी, राजा को यूं लग रहा है यार मेरे पास 100 सैनिक है, कोई बात नहीं, मैं इस सामंती को कहूंगा ये अपने सैनिक मुझे दे देगा। जब भी युद्ध की परिस्थिति आएगी, 2000 की आर्मी इसके पास है, मैं इसकी आर्मी का यूज करूंगा, 3000 की आर्मी इसके पास है, मैं इसकी आर्मी का यूज करूंगा। इस तरीके से राजा को क्या लग रहा है कि अब मैं सामंतों के ऊपर अधीन हूं, यानी कि सामंतों की आर्मी में यूज कर लूंगा, सामंत मुझे जितना टैक्स देगा, रेवेन्यू देगा, मुझे वो लेना पड़ेगा। यानी धीरे धीरे राजा जो है वो सामंतों के ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू हो गया। और यही वजह है कि सामंतवाद जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। हर चीज में सामंतों की भूमिका बढ़ती चली जा रही है। रेवेन्यू कलेक्ट करना है, सामंती को बुलाओ, मिलिट्री के बारे में डिसीजन लेना है, सामंती को बुलाओ, कानून संबंधित कोई डिसीजन लेना है, सामंती को बुलाओ। यानी इन सामंतियों की, इन फ्यूडल लॉर्ड्स की जो पावर है वो बढ़ती जा रही है और राजा की पावर जो है वो घटती जा रही है। राजा इस तरीके से सामंतियों के ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू हो गया और जो ये सामंती हैं ये पावरफुल होने शुरू हो गए और इस तरीके से पूरे उत्तर और दक्षिण भारत के अंदर अलग अलग तरीके से साम्राज्य पनपने लगा। अलग अलग तरीके से इन सामंतियों ने खुद को स्वतंत्र घोषित करके अपना एक अलग से साम्राज्य राजा के अलग होके खुद का बना लिया। ये था सामंतवाद जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो मतलब क्या है कि राजा किसी व्यक्ति को, पुजारी को, ब्राह्मण को जमीन का एक हिस्सा दे देगा और सारी पावर उसके हाथ में दे देगा। जिसको ये पावर मिली है उसी को ही सामंती कहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इस सामंतवाद का उद्देश्य क्या था और इस सामंतवाद का रिजल्ट क्या हुआ? उद्देश्य ये था ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो सके। दूर दराज के इलाकों में भी कोई एक मॉनिटर हमने बिठा दिया है किसी काम को देखने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन बेटर हो सके। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो सके, वहां पे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो सके, क्योंकि राजा को देगा ना सामंती, वहां से रेवेन्यू को कलेक्ट करके रेवेन्यू अच्छा कलेक्ट हो सके, पावर ज्यादा राजा के हाथ में ना रहे और उसकी भड़क भी कम हो जाए, सामंती अपने आप देख ले, दूर स्थित क्षेत्रों पे भी प्रभाव नियंत्रण हो सके और बाहरी आक्रमण से सुरक्षा हो सके। इस वजह से ये उद्देश्य है, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सामंतवाद क्यों लेके आए, ये ऑब्जेक्टिव है। फिर इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि राजा की शक्ति कम हो गई, फ्यूडल लॉर्ड्स यानी कि सामंतियों की शक्ति बढ़ गई, राजा और प्रजा में दूरी बनती चली गई। प्रजा को यह लगता था ये सामंती ही हमारा राजा है। ठीक है, राजा और प्रजा में दूरी बनती चली गई और जो राजा है वो फ्यूडल लॉर्ड्स पे, सामंती लोगों पे डिपेंडेंट होना शुरू होने लगा। स्थानीयकरण होने लगा चीजों का। स्थानीयकरण का मतलब क्या है? अब पर्टिकुलर इस एरिया में केवल एक व्यक्ति को राजा माना जा रहा है, इस एरिया में किसी और को राजा माना जा रहा है। मतलब सामंती अब राजा की भूमिका निभाने लगे हैं। शहरीकरण कम हो रहा है, सामंतों की भूमिका बढ़ रही है। शहरीकरण क्यों कम हो रहा है? क्योंकि डेवलपमेंट होने ही नहीं दे रहे सामंती। कृषि में तो सारा निवेश कर रहे हैं लेकिन फाइनेंस सिस्टम नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो सामंत है वो अपनी करेंसी अलग चला रहा है, यहाँ का सामंत अपनी करेंसी अलग चला रहा है और दोनों ही एक दूसरे की करेंसी को मानने के लिए तैयार नहीं है।
मैं तुझसे बड़ा, तू मुझसे बड़ा, इस तरीके से लड़ाइयां चल रही है। तो पूरा फाइनेंस, पूरी करेंसी, पूरा ट्रेड सिस्टम जो है वो ठप पड़ जाता है। बस अपने अपने एरिया के अंदर ये ट्रेड चलता है। अंतरराष्ट्रीय ट्रेड या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो ट्रेड होता था वो खत्म हो गया, क्योंकि कोई एक दूसरे की करेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए राजी ही नहीं था, ये आपस में ही लड़ते जा रहे थे। तो सामंतों की भूमिका बढ़ने से अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण और साथ में ट्रेड भी जो है वो खराब हो गया। अब हम बात करते हैं कला की, कि यहाँ पे कलाएं किस तरीके की थी, आर्किटेक्चर कैसा था। सबसे पहले बात करेंगे मंदिर स्थापत्य की, यानी कि टेम्पल आर्किटेक्चर की। इस समय में 3 तरीके के मंदिर की आर्ट निकल के आती है। एक को कहते हैं नागरा आर्ट, या आप कह सकते हो नागर शैली। फिर आती है द्रविड़ आर्ट यानी द्रविड़ शैली, और तीसरा होता है वेसारा कह दो या बेसर शैली कह दो, बात एक ही है। बेसर कह दो या वेसारा आर्ट कह दो, बात एक ही है। जो ये नागर शैली थी, ये इस एरिया में मतलब कि नॉर्थ इंडिया के अंदर थी, हिमालय से लेके विंध्याचल तक थी। विंध्याचल से लेके जो कृष्णा नदी के बीच में है, यहाँ पे आपका क्या चलता था, ये वेसारा चलता था। ये वेसारा की यानी बेसर शैली की खुद की कोई अलग से पहचान नहीं थी। अगर वो बेसर मंदिर यहाँ पे कहीं बना हुआ है तो वो द्रविड़ों जैसा दिखेगा, कहीं यहाँ बना हुआ है तो वो नागर स्टाइल जैसा दिख जाएगा। ठीक है, तो इनकी खुद की कोई पहचान नहीं है। वो नॉर्थ इंडिया के ज्यादा करीब है तो नॉर्थ जैसी उनकी शेप कलाकृति होने लगी थी मंदिरों की, और अगर वो साउथ इंडिया की तरफ ज्यादा है तो उन मंदिरों की जो शेप है, जो फीचर है, वो द्रविड़ स्टाइल से मिलने लगे थे। इनकी खुद की अलग से कोई पहचान नहीं थी। फिर नीचे कृष्णा नदी से लेके नीचे कन्याकुमारी तक, कृष्णा नदी से नीचे कन्याकुमारी तक जो है आपको द्रविड़ आर्ट जो है मंदिरों का देखने को मिलेगा। अब क्या होता है नागरा आर्ट, क्या होता है द्रविड़ आर्ट, इसको देखते हैं। देखो जो नगर आर्ट है ना, ये उत्तर भारत के अंदर है। आप अब सोच के देख लो कि उत्तर भारत के मंदिर कैसे हैं। आप गए होगे, जैसे आप जाते होगे, जैसे मान लो मैं कहूँ राजस्थान का बहुत फेमस मंदिर है खाटू श्याम जी, आप अगर वहां गए हो तो आपको पता होगा कि मंदिर पैड़ियां चढ़ के चल रहा है। 13 पैड़ी चढ़नी पड़ती है आपको मंदिर में भगवान के दर्शन। आप किसी भी मंदिर में चले जाओ उत्तर भारत में, आपको पैड़ियां चढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ का फीचर क्या है, नागरा आर्ट का फीचर क्या है कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मंदिर बनता है। ठीक है, मंदिर बनने के बाद आप अंदर गए, अंदर जो गर्भगृह होता है, गर्भगृह मतलब चलने के बाद वो वाला प्लेस जहां पे भगवान की मूर्ति रखी है, उसको गर्भगृह कह रहे हैं। उस गर्भगृह की शेप कैसी होती है, वो एक कमरे जैसा होता है, वो एक वर्गाकार कमरा होता है। लेकिन आप द्रविड़ आर्ट में देखोगे, द्रविड़ आर्ट में देखोगे कोई सीढ़ी नहीं है, वो धरातल पे बने हुए हैं मंदिर। और जो उनका गर्भगृह है, जहां पे भगवान की मूर्ति है, जहां जिस कमरे के अंदर वो जो मूर्ति है, वो जो रूम है, वो वर्गाकार भी हो सकता है, वो चकोर भी हो सकता है, वो राउंड में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो वर्गाकार हो। एक तो दो तो ये डिफरेंस हमने देखे। तीसरा डिफरेंस क्या है, क्योंकि नागरा आर्ट एक प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है तो इनको बाकी जानवरों से प्रोटेक्शन करने के लिए कोई बाउंड्री वॉल की जरूरत नहीं है। लेकिन द्रविड़ आर्ट क्योंकि ऊंचाई पे नहीं बना हुआ, धरती पे ही बना हुआ है, तो कोई जानवर ना घुस जाए, कोई और दिक्कत ना हो जाए, उसके लिए इनको एक बाउंड्री वॉल बनानी पड़ती है। तो द्रविड़ वाले जो है वो बाउंड्री वॉल बना के रखते हैं चारों तरफ। इनका जो गेट है वो बहुत ज्यादा भव्य नहीं होता, बहुत बड़ा गेट नहीं होता, लेकिन द्रविड़ आर्ट वालों का जो गेट है वो बहुत ज्यादा विशाल और भव्य होता है। कुछ फीचर्स हैं जिसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं, चलो देखते हैं। जो आपका नागरा स्टाइल है या नागर शैली के मंदिर है वो हिमालय से विंध्याचल तक होंगे। इस शैली के मंदिर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाए जाते हैं और गर्भगृह वर्गाकार होता है। ठीक है, गर्भगृह के ऊपर एक लीनियर शिखर होता है, मतलब जैसे कि ये गर्भगृह है, मान लीजिए गर्भगृह है, इसके ऊपर बस एक ऐसे लीनियर शिखर होगा जहां पे झंडा लगा होता है। जबकि द्रविड़ आर्ट में आप देखोगे इस तरीके से वो पिरामिड शेप में बने होते हैं, वो पिरामिड शेप में बने होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको पिक्चर में दिखा देती हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, देखो एक तो ये सीढ़ियां चढ़ के बना हुआ है, देख पा रहे हो सीढ़ियां चढ़ के बना हुआ है। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, साइड में कोई आपको बाउंड्री वॉल नहीं दिख रही है। ठीक है, अंदर जो गर्भगृह होगा वो चकोर होगा जहां पे अंदर जाके भगवान बैठे हैं। और आप देखो ये इस तरीके से एक लीनियर फॉर्म में बस ऐसे बना दिया हमने। ठीक है, लेकिन द्रविड़ आर्ट आपको मैं अगर दिखाऊं तो जो द्रविड़ आर्ट के अंदर जो शिखर बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। द्रविड़ आर्ट का जो शिखर है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है। देखो किस तरीके से ये शिखर जो है वो ऊपर पिरामिड की फॉर्म में जाता जा रहा है। ठीक है, पिरामिड की फॉर्म में जाता जा रहा है, ये द्रविड़ आर्ट है। क्लियर हुई बात, डिफरेंस। ठीक है, तो और बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे पिलर्स का यूज ज्यादा होता है, पिलर्स का यूज जो है वो ज्यादा हो रहा है। कहाँ पे, द्रविड़ में। एक मिनट, हम लोग किसकी बात कर रहे थे, नागरा की बात कर रहे थे। गर्भगृह लीनियर शिखर है ऊपर, टेम्पल के बाहर बाउंड्री की जरूरत नहीं है।
क्यों नहीं है टेम्पल के बाहर बाउंड्री की जरूरत? क्योंकि ऑलरेडी एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं, कोई चिंता ही नहीं है कोई यहाँ पे घुस ना जाए, कोई बंदर या कुत्ता वुत्ता ना घुस जाए। एंट्री गेट ज्यादा भव्य होते नहीं है और पिलर्स का यूज कम करते हैं। इसके बिल्कुल रिवर्स है द्रविड़ आर्ट। ठीक है, मुख्य मंदिर के साथ सहायक मंदिर या तालाब जरूरी नहीं है। अपने यहाँ क्या होगा, खाटू श्याम का मंदिर है तो वहां खाटू श्याम जी ही बैठे हैं, श्याम जी ही बैठे हैं। लेकिन साउथ में आप देखोगे कोई एक भगवान है तो उसके साथ और बहुत सारे 50 भगवान की मूर्ति आपको मिल जाएगी। उत्तर भारत में कोई एक विष्णु भगवान का मंदिर है तो स्पेशली विष्णु भगवान का ही मंदिर है वो। इस तरीके से होता है, मतलब सहायक मंदिर या कोई तालाब जरूरी नहीं है, जबकि द्रविड़ में तालाब भी जरूर पाएगा हर मंदिर में। यहाँ का लोकल नेम क्या है, मतलब इन मंदिरों का लोकल नेम क्या है, प्रसाद। क्या कहते हैं, प्रसाद। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, मध्य प्रदेश का खजुराहो के मंदिर जो है, राजस्थान के अंदर जो दिलवाड़ा टेम्पल है जैन मंदिर, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है, गुजरात के अंदर जो सोमनाथ मंदिर है, ये सब क्या है, ये सब आपके नागरा स्टाइल के अंदर आप देखोगे या नागर शैली के मंदिर है ये। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा, पिक्चर मैंने आपको दिखा दी। उसके बाद द्रविड़, द्रविड़ का विस्तार कृष्णा से लेके कन्याकुमारी तक है। ये मंदिर प्लेन पर निर्मित है, ऐसे ऊंचा सीढ़ियां चढ़ के नहीं आएंगे, प्लेन पर निर्मित है। गर्भगृह के ऊपर पिरामिडिकल शिखर है, आप देख लो ये बिल्कुल पिरामिड शिखर है, ये देख पा रहे हो, पिरामिडिकल शिखर है। ठीक है, भव्य एंट्री गेट होता है जिसको गोपुरम कहते हैं, और बाहर 4 दीवारी की जरूरत होती है क्योंकि ये प्लेन पे बने हैं, प्लेटफॉर्म पे नहीं बने हैं। पिलर्स का ज्यादा यूज यहाँ पे किया जाता है। मुख्य मंदिर के साथ साथ सहायक मंदिर भी यहाँ पे मिलेंगे आपको, एक भगवान के साथ साथ 50 और भगवान के मंदिर जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तालाब जरूरी होता है और इनका लोकल नेम, इन मंदिरों का लोकल नेम क्या होता है, विमान होता है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे पल्लव डायनेस्टी के अंदर आप कैलाश टेम्पल पढ़ोगे, कैलाश टेम्पल 2 है, एक तो है एलोरा के अंदर, ठीक है, वो तो वेसारा आर्ट में है, बेसर आर्ट में आप देखोगे, लेकिन ये कांची का कैलाश मंदिर है जिसको पल्लव ने बनाया है। जो एलोरा का है उसको राष्ट्रकूटों ने बनाया है, इसको पल्लवों ने बनाया है। ठीक है, ये द्रविड़ स्टाइल का है। चोल डायनेस्टी के अंदर जैसे बृहदेश्वर मंदिर हम देखते हैं, वो जो है वो भी द्रविड़ स्टाइल है, और विजयनगर एम्पायर के अंदर जितने मंदिर हैं वो सब भी द्रविड़ स्टाइल के मंदिर हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे, जैसे आप देख रहे हो ये बड़ी बड़ी दीवारें, ये ऐसे ऊंची ऊंची बाउंड्री वॉल्स जो है वो बनी हुई है यहाँ पे द्रविड़ के अंदर। ठीक है, ऊंची ऊंची बाउंड्री वॉल जो है वो बनी हुई है। उसके बाद हम बेसर आर्ट की बात करते हैं, ये विंध्या रेंज से कृष्णा तक है। इसमें महाराष्ट्र में और कर्नाटका के अंदर ऐसे मंदिर ज्यादा मिलते हैं। इनकी कोई फंडामेंटल, कोई मौलिक विशेषता नहीं है कि भाई पर्टिकुलर कोई इनकी विशेषता हो। अगर ये थोड़े से साउथ की तरफ चले जाते हैं, थोड़े से मैं कहूंगी कि कृष्णा नदी की तरफ चले जाते हैं, तो इसके अंदर द्रविड़ वाले फीचर आ जाते हैं। और अगर ये विंध्यांचल की साइड ही रहते हैं तो इसके अंदर थोड़े से नागर शैली के जो है वो फीचर देखने को मिलते हैं। ठीक है, द्रविड़ और नागरा का मिक्सचर है बेसारा के अंदर। राष्ट्रकूटों का जो कैलाश टेम्पल था एलोरा का, वो इसका एग्जाम्पल है। होयसल और चालुक्य वंशों द्वारा निर्मित जितने भी मंदिर हैं वो ज्यादातर बेसर आर्ट के ऊपर निर्मित है। ये हम लोगों ने यहाँ के कला और संस्कृति की बात कर ली। अब हम लेटर गुप्ता के अंदर हम देखते हैं यहाँ का समाज कैसा था। जाति व्यवस्था अभी भी यहाँ बनी हुई है। हाइब्रिडाइजेशन के कारण, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग लोगों के, अलग अलग धर्मों के अटैक यहाँ हो रहे हैं, तो नई नई जातियां उभर के आ रही है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के कारण न्यू कास्ट का इमरजेंस होता है। विमेन्स की सिचुएशन पहले से ज्यादा खराब हो जाती है। विधवा विवाह यहाँ पे नहीं हो रहा है, विधवा पुनर्विवाह यहाँ पे नहीं हो रहा है। सती प्रथा अब भी चल रही है। जोहर प्रथा, जोहर प्रथा क्या होती है, जो ये मुसलमान लोग भारत की महिलाओं को उठा के ले जाते थे, अटैक कर रहे हैं, राजा हार गया, वहां पे जितनी भी दासियां हैं, जितनी भी रानी है, महारानी है, उन सबको अब उठा के लेके जाया जाएगा। ठीक है, वहां पे जाके उनको सिर्फ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन सहना पड़ेगा, सिर्फ सेक्स के लिए उनको यूज किया जाएगा। तो महिलाएं अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी आबरू बचाने के लिए अग्निकुंड में कूद जाती थी, जैसे आपने देखा होगा ना पद्मावती मूवी के अंदर भी। तो बिल्कुल उसी तरीके से जोहर प्रथा यहाँ पे चलती है। दास प्रथा भी यहाँ पे चलती थी। दास प्रथा क्या, कि घर की एक बेटी को मंदिर में दान कर दिया जाता था कि भगवान की सेवा कर रहे हैं। पहले ब्राह्मण यानी पुजारी उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करेगा, फिर वहां पे दर्शन करने वाले लोग उसको प्रसाद समझ के यूज करेंगे। तो ये प्रथा भी वहां पे थी। आज भी कहीं कहीं दास प्रथा अब भी चलती है। प्रोस्टिट्यूशन या वैश्यावृत्ति यहाँ पे चलती थी। महिलाओं की स्थिति काफी बेकार थी। धर्म की बात करें तो ब्राह्मण धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म काफी तेजी से उभरा, लेकिन बौद्ध और जैन धर्म काफी नीचे हो गया था। बौद्ध धर्म का नाशक
है ना। बौद्ध धर्म के बहुत सारे स्तूप भी जला दिए थे, बोधि वृक्ष भी उखड़वा दिया था, किसने, याद करो। शैव धर्म में 3 संप्रदाय का जन्म हुआ इस शासनकाल में। 550 एडी से 1206 एडी के बीच में शैव धर्म के 3 संप्रदायों का जन्म हुआ। पशुपति संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय और नाथ संप्रदाय। पशुपति, लिंगायत और नाथ संप्रदाय, ये 3 संप्रदाय शैव धर्म के, इनका जन्म होता है। इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था कैसी थी, अब उसकी बात करते हैं। तो अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही है कि जो अर्थव्यवस्था थी वो अब सामंतों के हाथ में ज्यादा है, सामंत फ्यूडल लोगों के हाथ में ज्यादा है। तो ये एग्रीकल्चर में वृद्धि करने के ऊपर लगे हुए हैं, क्योंकि इनको पता है एग्रीकल्चर जितना अच्छा होगा तो हमारे हाथ में भी टैक्स ज्यादा आएगा। तो ये अपनी कृषि के ऊपर निर्भर है। लेकिन यहाँ पे ट्रेड जो है वो ठप पड़ गया है पहले से। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि सब सामंती अपने अपने को बड़ा बता रहे हैं, अपनी अपनी मुद्राओं को मान्यता दे रहे हैं, दूसरे की मुद्रा को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। तो ये जो सामंती लोग हैं ये लंबी दूरी का व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। ट्रेड और कॉमर्स गिरता जा रहा है, शहरीकरण कम होता जा रहा है, करेंसी खत्म होती जा रही है, गिल्ड सिस्टम, श्रेणी सिस्टम बचा ही नहीं, क्योंकि सिर्फ कृषि को ही प्रधानता मिल रही है। ये सब इकोनॉमिक्स के अंदर हो रहा था। फिर यहाँ का प्रशासन कैसा था? विकेंद्रीयकरण कर दिया। राजा ने अपनी शक्तियां सामंतों को देनी शुरू कर दी। राजा सामंतों पे निर्भर रहने लगे और सामंतों की ही भूमिका हर चीज में बढ़ने लगी। एडमिनिस्ट्रेशन में, लेजिस्लेचर में, जुडिशरी में, मिलिट्री में, हर जगह आप देखोगे कि सामंतों की भूमिका बढ़ने लगी। यहाँ के लिटरेचर की अगर बात करें तो मेनली 3 बुक्स जो है इस एरिया के अंदर फेमस है इस समय के अंदर। सबसे पहली हर्षचरित जो बाण भट्ट ने लिखी, फिर राज तरंगनी जो कल्हान ने लिखी, और पृथ्वीराज रासो जो चंदबर दाई ने लिखी। तो इस तरीके से हमने इसके लिटरेचर, इसके इकोनॉमिक्स, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी समझ लिया। आई होप आपको लेटर गुप्ता काल जो है वो पूरी तरीके से समझ आ गया। अब हम मेडिवल के अंदर प्रवेश करेंगे, पर पहले दक्षिण भारत को समझ लेंगे कि उत्तर गुप्त फेज में दक्षिण भारत में क्या चल रहा था, वहां का संगम काल कैसा था, वहां पे विजयनगर एम्पायर कैसा था। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को अब नेक्स्ट वीडियो में समझना है। फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत जो है वो आपका शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा मुस्लिमों के इन्वेजन तो अभी शुरू हो चुके हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।